हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर जो आपका न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना, दिस इज़ अ पार्ट 2, उसका पार्ट 2 है। हेडिंग है जेनोलॉजी। ठीक है ना, जेनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? जेनोलॉजी में जेनोलॉजी का सीधा सीधा मतलब वंशावलियाँ। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही वंशावलियों के बारे में आपको समझाया था कि वंशावलियाँ क्या होती हैं। ठीक है ना, किस तरह से वंशावलियों का मतलब क्या है। जैसे श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र है ना चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो पुत्र है, जो सन है, वो जो सन चंद्रगुप्त फर्स्ट का क्या होगा? समुद्रगुप्त का सन क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड बताया मैंने आपको, है ना, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। वही सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है हमें। ठीक है ना, तो देखिए, मोस्ट प्रशस्ति आल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। बहुत सारी जो प्रशस्ति हैं उनमें हमें रूलर के एंसेस्टर के बारे में जानकारी मिलती है। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। दिस वन मेंशन द समुद्रगुप्त। इसमें समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ग्रेट ग्रैंडफादर किनको कहा गया है? ग्रेट ग्रैंडफादर यही है, ग्रेट ग्रैंडफादर जिनको हम क्या बोलेंगे? श्रीगुप्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड ग्रैंडफादर कौन है? ग्रैंडफादर आपके कौन हो जाएंगे? ग्रैंडफादर हो जाएंगे आपके घटोत्कच हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए, तो इनका नाम इसमें दिया नहीं गया शायद, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, और फादर कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएंगे। फादर कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएंगे। तो ये फादर हो गए, ये ग्रैंडफादर हो गए, और ये ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए श्रीगुप्त। ठीक है, लास्ट जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट पहले देख लें, तब उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर एंड मदर, हिज मदर कुमारा देवी। आपको पहले ही मैंने बताया कुमारा देवी है ना, कुमारा देवी। तो इनकी मदर का क्या नाम था? कुमारा देवी। बिलोंग टू द लिच्छविगण। ये सब पहले ही पार्ट में मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो इनकी मदर थी वो लिच्छविगण से बिलोंग करती थी। वेल एज फादर चंद्रगुप्त was the first ruler of the Gupta dynasty। ये देखिए, चंद्रगुप्त was the first ruler of the Gupta dynasty। पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, फर्स्ट एम्परर थे। टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महाराजाधिराज यानी महाराजाधिराज आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। यानी महाराजाधिराज का टाइटल किसने लिया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिया। किसने लिया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन थे? समुद्रगुप्त के फादर थे। तो इन्होंने टाइटल कौन सा लिया? यानी इनको महाराजाधिराज कहा जाता था। जबकि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के फादर थे घटोत्कच, इनको महाराजा कहा जाता था। इनको महाराजा केवल महाराज कहा जाता था। जबकि इन्होंने अपने फादर्स के आगे बढ़ते हुए अपने नाम क्या किया? महाराजा के आगे धीराज छोड़ दिया कि महाराजाधिराज। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के फादर थे। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त आल्सो यूज्ड। और इसी महाराजा धीराज वाले टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी अडॉप्ट कर लिया। यानी जो इनकी चंद्रगुप्त फर्स्ट को टाइटल मिला हुआ था महाराजा धीराज, वही टाइटल समुद्रगुप्त ने भी अपने आप को कहलाना पसंद किया। इसका मतलब ये था कि राज्य के लोग जो भी आते थे, समुद्रगुप्त के नाम से पहले क्या लेते थे? महाराजा धीराज नाम लेते थे कि महाराजा धीराज समुद्रगुप्त की जय हो, है ना, ऐसे इस तरह से टाइटल लिया। दैट समुद्रगुप्त आल्सो यूज्ड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी श्रीगुप्त की बात कर रहे हैं, एंड ग्रैंडफादर एंड घटोत्कच आर मेंशनड सिंपली एज महाराजा। इन दोनों ने अपने नाम के पहले क्या लिया? महाराजा जोड़ा था। ये दोनों ही चीज़ें देखिए ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सब पूछी जाती हैं। ये महाराजा टाइटल किसने लिया? तो आपको बताना है कि महाराजा टाइटल किसने लिया? ग्रेट ग्रैंडफादर, और जो ग्रैंडफादर थे समुद्रगुप्त के, इन्होंने लिया था। ठीक है, और नाम पूछे तो नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, बुक में नाम नहीं दिया है हालांकि। इट सीम्स एज इफ, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। ठीक है, समुद्रगुप्त इन द टर्न्स फिगर इन द जेनोलॉजी लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर की लिस्ट मैंने आपको समझा दी है। ऑफ द लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी, ठीक है, लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच हैज हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त सेकंड उसके बाद, यानी समुद्रगुप्त के जो बेटे हैं, समुद्रगुप्त के जो बेटे हैं उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप चंद्रगुप्त के बारे में आप नहीं पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ये चंद्रगुप्त सेकंड किस लिए जाने जाते हैं? इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस के लिए। यानी चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के शासन में सबसे ज़्यादा सिक्कों का निर्माण किया गया, इंस्क्रिप्शन अभिलेखों का निर्माण किया गया, जैसे अशोक के समय में। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू द वेस्टर्न इंडिया, यानी वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने किया। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ शक। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में बताया था कि शकों को अंतिम रूप से किसने हराया था? इन्हीं समुद्रगुप्त के बेटे ने, यानी चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य ने। अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीव हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ ए लर्न पीपल। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात करें हम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहें या चंद्रगुप्त सेकंड कहें, इनके दरबार में
सबसे ज़्यादा लर्नड पीपल थे, यानी विद्वानों की मंडली होती थी, ठीक है ना, विद्वानों की मंडली होती थी। उन विद्वानों की मंडली में अभी हमें कुछ नाम भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हम कालिदास का नाम पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में शायद इसमें नहीं शो कर रहा है, बट कालिदास का नाम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कालिदास जैसे विद्वान इनके दरबार में थे, किसके, विक्रमादित्य के, ठीक है ना, चंद्रगुप्त सेकंड के। इस तरह से आप देखेंगे अबाउट सम ऑफ द होम इन चैप्टर 11। अब देखेंगे हेडिंग दी गई है इसमें, हर्षवर्धन एंड हर्षचरित, हर्षवर्धन एंड हर्षचरित। तो हर्षवर्धन कौन है और हर्षचरित कौन है? तो मैंने मैप देखते ही आपको सबसे पहले समझा दिया था। मैप में आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया मैप में कि थानेश्वर एक प्लेस पड़ता है। देख लीजिए आप एक मैप में, ये देखिए एक प्लेस है थानेश्वर, जो कि कहाँ पे, हरियाणा में है। हरियाणा में एक थानेश्वर प्लेस है, ठीक है ना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का एक प्लेस है जहाँ पर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, और उसी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में थानेश्वर एक प्लेस है। तो हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के शासक थे। हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक थे, और इनकी जो सिस्टर है हर्षवर्धन की, जो इनके आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी, उनका विवाह कन्नौज के एक शासक से हुआ था, ठीक है ना, कन्नौज के शासक से हुआ था। लेकिन क्या होता है, कालांतर में बाद में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हर्षवर्धन को क्या, कन्नौज तक कब्जा करना पड़ता है, ठीक है। तो थानेश्वर और कन्नौज दोनों पर कब्जा किसका हो जाता है? फिर हर्षवर्धन का ही हो जाता है, ठीक है ना। फिर हर्षवर्धन युद्ध करते करते कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। हर्षवर्धन युद्ध करते करते कहाँ तक आते हैं? साउथ की आने के प्रयास करते हैं, और यहीं पर नर्मदा रिवर है। यहीं पर कौन सा रिवर है? नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर पर यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड कौन थे? चालुक्य वंश के राजा थे। कि चालुक्य वंश के राजा थे। ये जो चालुक्य डायनेस्टी है, जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ, अहोल इनकी राजधानी थी। तो चालुक्य डायनेस्टी के जो सेकंड हैं पुलकेशिन नाम से, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को यहाँ से भगा दिया था, ठीक है ना। हर्षवर्धन साउथ में अपना विजय अभियान करना चाहते थे, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर बहुत घोर घमासान युद्ध होता है, एक युद्ध, और युद्ध में एक हार कौन जाता है? हर्षवर्धन हार जाते हैं, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय उनको यहाँ से भगा देता है। यही कहानी अभी आपको पढ़ने के लिए इसमें मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा मैप में आपको देखा, तो मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया। तो देखेंगे आप, while we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out about the some kings and from biographies. हर्षवर्धन who ruled nearly 1400 years ago, यानी आज से अगर बात करें तो 1400 साल पहले हर्षवर्धन का शासन था। was one such a ruler, एक ऐसा शासक था। his court poet बाणभट्ट, याद रखिएगा बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। यानी हर्षवर्धन के दरबार में जो कोर्टियर्स थे बाणभट्ट एक बहुत ही फेमस पोएट हैं, आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की एक पुस्तक है जिसका नाम है कादम्बरी, वो बहुत ही फेमस है। बाणभट्ट की एक बुक है जिसका नाम है कादम्बरी, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। तो बाणभट्ट रोड हिज बायोग्राफी, अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप हर्षचरित के बारे में भी देखेंगे आप। हर्षचरित इन्हें संस्कृत में लिखी गई हर्षचरित। दिस गिव्स अस द जेनोलॉजी ऑफ द हर्ष, जिसमें हर्ष की जेनोलॉजी यानी हर्ष की वंशावलियों के बारे में बताया गया। एंड्स विद हिज वेकमिंग किंग, उन्हें बताया गया जब किस तरह से हर्षवर्धन राजा हुए। तो एक जुआन जैंग है, यानी इनको हिंदी में स्वेनसांग बोलते हैं, स्वेनसांग या इंग्लिश में जॉन जैंग बोलते हैं। इन्होंने बताया अबाउट होम, इसके बारे में आप चैप्टर 9 में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हर्षकोट, यानी जुआन जैंग जो थे एक बाणभट्ट उनके राज दरबारी कवि थे। और जुआन जैंग क्या है? ये स्वेनसांग, ये चाइना से आते हैं, चाइना से आने वाले एक फॉरेनर थे। इन्होंने भी हर्ष के बारे में लिखा है कुछ, ठीक है ना। इन्होंने भी अपने हर्ष के बारे में बताया है, हर्ष के बारे में डिटेल दिया जो उन्होंने देखा। क्या बताया उन्होंने कहा कि हर्ष वॉज नॉट एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम द किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ ऑफ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। इन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जो थे वो अपने फादर के बड़े बेटे तो नहीं थे, लेकिन जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, उनके फादर को मार डाला जाता है, साथ ही साथ उनके जो एल्डेस्ट ब्रदर थे, उनके जो बड़े भाई थे, उनको भी मार डाला जाता है। तब इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन क्या आते हैं? गद्दी पर बैठते हैं थानेश्वर पर, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं इनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन, और इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। तो इन्हीं का बदला लेने के लिए फिर हर्षवर्धन क्या करते हैं? थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है ना। थानेश्वर
की गद्दी पर बैठते हैं। तो हिज ब्रदर इन लॉ, और साथ ही साथ हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कन्नौज, साथ ही साथ जो इनके आप कह सकते हैं कि जीजा जी थे, ठीक है ना। ब्रदर इन लॉ का मतलब यही है कि जो इनके जीजा जी रहे, ठीक है ना, जो सिस्टर इनकी कन्नौज में है ना, इनका विवाह हुआ था इनकी सिस्टर का, तो उनकी भी डेथ हो जाती है, उनको भी मार डाला जाता है। बंगाल का एक शासक होता है वो मार डालता है, तो हर्ष फिर बंगाल के शासक से भी युद्ध करते हैं, ठीक है ना, और कन्नौज उससे वापस ले लेते हैं। तो इस तरह से इनका शासन जो है हरियाणा यानी कन्नौज से हरियाणा से यानी थानेश्वर से होता हुआ कन्नौज तक इनका एक बहुत बड़ा शासन हो जाता है, ठीक है। एंड लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और बंगाल की आर्मी के खिलाफ ये सेना खड़ी करके उसको हरा देते हैं। आल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, और आप देखेंगे कि हर्षवर्धन ने ईस्ट में यानी बंगाल में भी कब्जा कर लिया। एंड द कन्क्यूर्ड द मगध, मगध पर भी इनका कब्जा हो गया, यानी बिहार वाले पोर्शन पर पूरा कब्जा कर लिया इन्होंने। प्रोबेबली बंगाल आल्सो, बंगाल भी। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर, लेकिन उस हर जगह पर हर्षवर्धन सक्सेसफुल नहीं रहे। उसका एक वाक्य मिलता है, एक उदाहरण मिलता है कि जब हर्षवर्धन क्या किए, ही ट्राई टू द क्रॉस नर्मदा, जैसे ही उन्होंने नर्मदा क्रॉस करने की कोशिश की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टू मार्च इन द डेक्कन, डेक्कन तरफ आने की कोशिश किया, ठीक है ना। ये नर्मदा है यहाँ से और ये डेक्कन है, यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट वॉज स्टॉप्ड बाई ए रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक डायनेस्टी, यानी चालुक डायनेस्टी, यहाँ पे चालुक डायनेस्टी है, अहोल है, ये यहाँ से इनका युद्ध होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और चालुक डायनेस्टी के जो पुलकेशिन सेकंड है, इनके द्वारा इनको रोक लिया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा इनको रोक लिया जाता है। तो अब बात करते हैं द पल्लव चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में, ठीक है ना। पल्लव चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में। पल्लव कौन थे? पल्लव मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अहोल की राज पल्लव कहाँ पे है, जैसे मैंने आपको फिर से बता दूँ, मैं आपके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो पल्लव हैं, ये जो पल्लव हैं, ठीक है ना, यहाँ पल्लव है और यहाँ चालुक्य हैं, ठीक है। तो पल्लव की जो कैपिटल थी वो क्या थी? कांचीपुरम थी। पल्लव की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम थी। और चालुक्यों की कैपिटल क्या थी? चालुक्यों की कैपिटल क्या थी? अहोल थी, ठीक है ना। चालुक्यों की कैपिटल क्या थी? अहोल थी। जो पुलकेशिन सेकंड थे वो क्या थे? पुलकेशिन सेकंड चालुक्यों के राजा थे, ठीक है ना। पुलकेशिन सेकंड क्या थे? पुलकेशिन सेकंड चालुक्यों के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, पावरफुल रूलर थे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर पल्लव जो शासक थे वो कांचीपुरम थी, तमिलनाडु वाला प्लेस जो आप कह सकते हैं तमिलनाडु में है, और ये वाला प्लेस जो आपका कर्नाटक साइड में, कर्नाटक के ऊपर वाला एरिया, ठीक है ना। तो देखिएगा, द पल्लव एंड चालुक्य वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय पे सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल शासकों में गिनती थी तो वो पल्लवों की थी और चालुक्यों की थी। तो चालुक्य याद रखिएगा, चालुक्य कहाँ पे है? चालुक्य, आप दो रिवर का नाम याद कर लीजिए, एक आती है यहाँ से कृष्णा रिवर और एक आती है इधर से तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में कौन थे? चालुक्य थे। और यहाँ पर जो कावेरी वाला प्लेस है, ये जो कावेरी वाला प्लेस है, कावेरी, यहाँ पर होते हैं आपके पल्लव, ठीक है ना। और इनकी जो राजधानी है, जो इनकी कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम। कांचीपुरम अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है कांचीपुरम, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। The Pallav and Chalukya were the most important ruling dynasty in the South India during this period. The kingdom of the Pallav spread from the Rhine region around the capital of Kanchipuram. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पल्लव क्या है, कैपिटल कांचीपुरम है, टू द कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा के आसपास कावेरी रिवर है वहाँ पे। वाइल दैट द चालुक्य जबकि क्या थे? चालुक्य वॉज द सेंटर अराउंड द रायचूर दोआब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। अंडरलाइन करिएगा, कृष्णा और तुंगभद्रा के आसपास, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना। अहोल क्या थी? अहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य, चालुक्यों की कैपिटल क्या थी? अहोल थी। वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जो एक व्यापारिक केंद्र बन गई थी। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर, एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था। विद द नंबर्स ऑफ द टेम्पल्स, बहुत ज़्यादा मंदिर भी थे यहाँ पे, ठीक है ना, अहोल में। तो यानी इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदुज्म यहाँ पर सबसे अधिक था, हिंदुओं से रिलेटेड ये पूरा प्लेस रहा होगा, ठीक है ना। एंड द पल्लव एंड चालुक्य फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड। और होता क्या था कि जैसे ये मैप है, जैसे मैप में समझिए साउथ वाला मैप है, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर चालुक्य है, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर पल्लव है। तो पल्लव और चालुक्यों के बीच में आपसी जो इनकी लैंड होती थी ना, सीमावर्ती लैंड जो होती थी, इनका फ्रंटियर जो होता था ना, इस पर हमेशा युद्ध करते रहते थे, और धीरे धीरे युद्ध करते करते ये आपस में कमज़ोर भी हो गए, ठीक है ना। इसका फ़ायदा कौन उठा लेगा अभी बाद में? इसका फ़ायदा बाद में दूसरी डायनेस्टी को उठा लेगी, जिसका नाम है राष्ट्रकूट हम पढ़ेंगे, और चोल डायनेस्टी पढ़ेंगे। ये दोनों डायनेस्टीज का फ़ायदा उठा लेती हैं। The Pallav and Chaluk frequently raided one another's land, especially attacking the capital cities which were prosperous town. एक दूसरे की कैपिटल्स पर ही अटैक करते रहते थे।
द वेस्ट नॉन चालुक्य रूलर ऑफ पुलकेशिन सेकंड, मैंने आपको पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताया कि वही हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। तो पुलकेशिन सेकंड वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, उनकी हमें एक प्रशस्ति मिलती है जो किसने लिखी थी। तो देखिए पुलकेशिन सेकंड एक सबसे पावरफुल रूलर थे। जैसे समुद्रगुप्त के जो कोर्टियर्स रहे वो कौन थे, समुद्रगुप्त के कोर्टियर्स कौन रहे, समुद्रगुप्त के कोर्टियर्स रहे आपको हरिसेन, ठीक है ना। समुद्री कोर्टियर्स कौन रहे, हरिसेन रहे। तो इस तरह से हम इनके बारे में बात करें, अगर पुलकेशिन सेकंड के बारे में बात करें तो पुलकेशिन सेकंड के कोर्टियर्स कौन हो जाएंगे, रविकीर्ति है। पुलकेशिन सेकंड की कोर्टियर्स कौन है, रविकीर्ति है। तो दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर, ये एंसेस्टर उनके पुलकेशिन सेकंड के जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज रहे उनके बारे में बताते हैं। हु वर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम द फादर टू सन। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, यानी पुलकेशिन सेकंड को जो सत्ता मिली थी वो उन्हीं के अंकल्स के माध्यम से मिली थी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रविकीर्ति जो उनके कोर्टियर्स रहे पुलकेशिन सेकंड के, बताते हैं कि ही लेड एक्सपेंचर ऑफ बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, यानी ईस्ट कोस्ट में या वेस्ट में पुलकेशिन सेकंड का बहुत ज़्यादा आधिपत्य हो गया। बिसाइड ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्ष, उन्होंने हर्ष के शासन को भी अच्छी भली बात समझा। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले वर्ड्स ऑफ इन द पोएम, अपनी पोएम में रविकीर्ति लिखते हैं, भाई रविकीर्ति किसके दरबारी कवि हैं, पुलकेशिन सेकंड के, तो जाहिर सी बात उनकी प्रशंसा करेंगे। और कह रहे हैं कि हर्ष मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस। हर्ष मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। बट पोएट रविकीर्ति कहते हैं कि आफ्टर दिस डिफीट हर्ष, यानी हर्ष को हराने के बाद हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष, यानी हंसते हुए कहते हैं कि हर्ष के पास कोई हर्ष नहीं रहा होगा जब वो पुलकेशिन सेकंड से हार गए होंगे। यानी हंसते हुए कहते हैं कि हर्ष अपने राजा की बड़ाई कर रहे हैं कि मैं उस राजा का मतलब मैं राज दरबारी कवि हूँ जिन्होंने हर्षवर्धन जैसे राजा को हराया, ठीक है ना। क्योंकि हर्षवर्धन उस समय आप कह सकते हैं कि पूरे उस नॉर्थ इंडिया में लगभग इनका कब्जा हो गया था, ठीक है ना। और पुलकेशिन सेकंड से हार जाते हैं। तो पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लव किंग, पुलकेशिन जो चालुक्य थे वो पल्लवों पर भी अटैक करते हैं। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, ठीक है ना, जो कांचीपुरम पे जाके छिप जाते हैं, ठीक है ना। इतना नहीं, जब अटैक करते हैं पुलकेशिन सेकंड जो है किन पर, पल्लवों पर, तो पल्लव जो राजा होता है ना, बताया जाता है कि कांचीपुरम की बहुत बड़ी दीवारें थी वो वहाँ पर छिप जाते हैं, ठीक है ना। इतना खतरनाक पुलकेशिन सेकंड थे, ठीक है ना, चालुक्य वंश के राजा थे ये। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज वेरी शॉर्ट लाइव्ड, आप कह सकते हैं कि चालुक्यों की जो विजय थी बहुत ही कम समय के लिए थी। अल्टीमेटली क्या होता था कि बोथ द पल्लव एंड चालुक्य गेव वे टू द न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोल डायनेस्टी। यही चीज़ मैंने आपको बताया ना कि दोनों आपस में लड़ते रह गए और इसका फायदा किसने उठा लिया, राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी ने। इन दोनों ने कब्जा कर लिया, पल्लवों को हराकर और चालुक्यों को हराकर। तो राष्ट्रकूट कहाँ है, पूरे महाराष्ट्र पर कब्जा हो जाता है राष्ट्रकूटों का, और पूरे तमिलनाडु पर कब्जा हो जाता है किसका, चोलों का, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। देखिए जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप वीडियो को रिवाइंड कर करके बाद में बार बार सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो आप 2 या 3 बार उसको, आपके पास ही रहता है तो आप लोग उसको रिवाइंड करके सुन लिया करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।